नमस्कार। 5 मई 2026 को एक रिट पिटीशन रणकौशल प्रताप सिंह की तरफ से फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हालांकि उसमें कोई कैटेगरी स्पष्ट नहीं था, जिसमें कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट थी, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट थी, उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया है, बिहार स्टेट की गवर्नमेंट है, अंबुजा शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड है, अनन्या रियल्टी एंड डेवलपमेंट्स लिमिटेड है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है और डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार को भी इसमें पार्टी बनाया गया था। तो इतने नाम थे इसमें और इसकी सुनवाई 17 जून को हुई। जो सीनियर एडवोकेट थे पिटिशनर की तरफ से, उनकी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सुनने के बाद जो ऑर्डर में मेंशन है, जो उन्होंने टिप्पणी भी की और ऑर्डर में भी मेंशन किया कि इस रिट पिटीशन पर विचार करने का कोई मामला बनता ही नहीं है, इसलिए इसको खारिज किया जाता है। जबकि मामला चीफ जस्टिस की बेंच में था और जो भी ऐसी याचिकाएं होती हैं जो कि आम जनता पहुंचती है वहां पर, जो घपले घोटाले हुए होते हैं, उसके मामले में जब इन पार्टियों को रिस्पॉन्ड करना होता है, स्पष्टीकरण देना होता है, तो ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट की नज़र में बेबुनियाद लगते हैं, इसको खारिज कर दिया जाता है। खैर, ये मामला भागलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अटैच है, तो अब देखना है कि आगे इसमें क्या कदम पिटिशनर लेते हैं या ये मामला यहीं से खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा कि सहारा से भुगतान कराने के लिए कई संगठन वहाँ पर मौजूद हैं पहले से ही। कई सीनियर एजेंट के साथ, आम निवेशक के साथ उन्होंने बातें की, उनसे सहयोग लिया और कोर्ट के अंदर वो केस लड़ रहे हैं, रिट पिटीशन फाइल किए हुए हैं। कई एजेंट पिनाकपानी मोहंती केस में आपसी सहयोग की वजह से आईए लगाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उस पर केस सुनवाई कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है। अगर सुनवाई हो भी रही है तो स्पेशली सरकार की आईए पिनाकपानी मोहंती केस में लगी थी पिछली बार 12 सितंबर को, उसको सुन लिया गया, 5,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिया गया और लगभग वो भी अमाउंट बढ़ चुका है पोर्टल के माध्यम से। और सेबी सहारा केस में बहुत सारे ऐसे पिटीशन हैं जिनको कि सुना ही नहीं गया अभी। और अगर यही किसी पॉलिटिशियन की याचिका लगी होती तो इसको लगातार कई दिन सुना जाता, 10 से 15 दिन के बाद उसका सुनवाई का डेट भी पड़ जाता। बहुत सारे मैटर पिछले कुछ महीनों से आपने देखे होंगे कि फटाफट कोर्ट ने समय निकाला, कई केस को टाला गया, पेंडिंग छोड़ दिया गया। और लेकिन पॉलिटिशियन से संबंधित जो भी केस थे, चाहे वो पक्ष रहा हो, विपक्ष रहा हो, अगर वहाँ सिब्बल जी हों, अभिषेक मनु सिंघवी जी हों, प्रशांत भूषण जी जैसे लोग हों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप तुषार मेहता जी ज़्यादा समय रहते ही हैं और कई सीनियर एडवोकेट सत्ता पक्ष की तरफ से बात रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट रहते हैं, तो ऐसे अगर पिटीशन पढ़ते हैं तो लगातार कोर्ट समय निकालता है, सुनवाई करता है। लेकिन जब करोड़ों लोगों के हित की बात हो तो उस पर कोर्ट सुनवाई नहीं करता है और स्वयं के दिए गए ऑर्डर पर भी स्वतः संज्ञान वो लेते नहीं हैं। किसी और को जा करके कोर्ट को याद दिलाना पड़ता है कि आपके द्वारा दिए गए आदेश का पालन पार्टी नहीं कर रही है, तब जाके एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल होता है। ये बहुत ही खेद का विषय है कि देश के अंदर करोड़ों लोग जिस अपराध से प्रभावित हों, वो कोर्ट के अंदर पिटीशन पड़े हों, सुनवाई हुई हो, कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो, आफ्टर 6 वीक केस को फिर से लिस्ट करने के लिए, लेकिन 6 मंथ निकल जाए, कोई फर्क कोर्ट को नहीं पड़ता है। वो स्वतः संज्ञान लेकर के पार्टी को रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं कह सकती कि ये करोड़ों लोगों से जुड़ा मामला है, आप लोग इतना डिले क्यों कर रहे हैं। सभी एडवोकेट वहाँ पहुँच रहे हैं कोर्ट के समक्ष, लेकिन एक मानवीय तरीके से एक करोड़ों लोगों को उनके हक का न्याय दिलाने के लिए, उनके मेहनत करके कमाए गए धन को वापस दिलाने के लिए हमारे यहाँ का कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता, जबकि वहाँ पिटीशन पहले से ही पड़े हुए हैं, कोर्ट का ऑर्डर पहले से ही जारी है। ठीक इसी तरह का केस सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर चल रहा है। आप जान ही रहे हैं कि उसमें बेल पिटीशन पर लगातार सुनवाई होते आ रही है, जबकि ये 14 जुलाई 2025 को ये केस रजिस्टर किया गया था। ईडी ने पहले 1,75,000 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर किया था कोर्ट में, फिर 1,79,000 करोड़ रुपए का भी जिक्र आया था एक प्रेस रिलीज में। कोर्ट के अंदर जो भी साक्ष्य रखे गए होंगे कोर्ट बेहतर समझता होगा। मेरा कहना यह है कि जब से ये केस कोर्ट के पास पहुंचा है, तब से ज़्यादा समय आपने देखा होगा कि अभियुक्तों के बेल पिटीशन पर लगातार सुनवाई होती रही है, जबकि आपको नहीं लगता कि हमारी न्यायपालिका ऐसा नहीं कर सकती कि जब कोई भी जांच एजेंसी किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े अपराध का जब केस कोर्ट के समक्ष रखती हैं तो
पहला कोर्ट का उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये करोड़ों लोगों से जुड़ा मामला है, हजारों करोड़ की हेराफेरी की गई है, तो पहले निवेशकों के हित के लिए जो ईडी ने कार्रवाई की है उसको पहले हम देखेंगे और जो अभियुक्त हैं उनसे गहन पहले पूछताछ होगी। किसी गंभीर बीमारी के पेशेंट हैं तो उनका इलाज कराते हुए भी उनसे पूछताछ की जा सकती है। ईडी से पहले पूछताछ करनी चाहिए कि जो आपने आरोप लगाया है उसके साक्ष्य आपके पास पूरे मौजूद हैं कि नहीं। अगर मौजूद हैं तो फिर अभियुक्तों से पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन हमारी अदालत पहले करोड़ों लोगों को दरकिनार करते हुए व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को जमानत देने के लिए लगातार सुनवाई करती है, यहाँ तक कि बेल पिटीशन को मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एक्सटेंड भी करती है, लेकिन उनसे गहन पूछताछ करने के लिए आदेश पारित नहीं करती है। लगभग 1 वर्ष होने को आ गए हैं, ये जुलाई आएगा 1 वर्ष हो जाएगा, लेकिन प्रोग्रेस क्या है इसमें? जो पैसों की हेराफेरी हुई है उसका सच्चाई पता लगाने में ईडी के पास जो साक्ष्य हैं जिनको इन्होंने अभियुक्त बनाया है उनसे कितनी जानकारियां ली गई और इस चार्जशीट में कितनी सच्चाई है इसका भी पता कोर्ट नहीं लगा पाई। 1 वर्ष हो चला है, जमानत पे सिर्फ काम हो रहा है। 42 ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिसका जो प्रॉपर्टीज उन्होंने अपने कब्जे में ले रखी हैं, सब कुछ तो सहारा का ही सुना जा रहा है और ईडी वहाँ पर पता नहीं क्या कर रही है। इनको पुरजोर हर चीज़ का विरोध करना ही चाहिए कि पहले जो गंभीर अपराध को हमने खंगाला है, पकड़ा है, जो अभियुक्त हैं, जो प्रॉपर्टीज हमने सीज की हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है 1,74,000 करोड़ या 1,79,000 करोड़, उसके विषय में स्पष्ट होना चाहिए। ये करोड़ों लोगों के न्याय की बात है, उनके हक का पैसा जो वर्षों से फंसा हुआ है सहारा ग्रुप में, उनको पैसा दिलाने की बात है, तो पहले इसको सुना जाए। कुछ भी हो जाए इसमें, अंततः ये भी उठा करके सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंचा दिया जाएगा। 1 वर्ष निकल गए, बीच में न जाने कितने लोग इस दुनिया से चले भी गए। CRCS पोर्टल 5 लाख से 10 लाख तक का आवेदन का CRCS की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया। फंड की ये स्थिति है कि अगर 50,000 का रेशियो भी देखें तब भी सभी को पैसा नहीं मिला है। इसमें बहुत सारे लोगों का कई डेफिशिएंसी दिखाते हुए उनका पेमेंट रोक दिया गया है, लेकिन कोई मतलब निकलता है? सीमा निर्धारित क्यों किया गया? अगर आपको वैध अवैध निवेशक का सोसाइटीज़ के मेंबर्स का पता ही लगाना था सहारा का, तो आपको सभी बांड का पूरे अमाउंट के साथ डेटा लेना चाहिए था, ताकि ये स्पष्ट हो कि पूरा अमाउंट सोसाइटीज़ का कितना देना है। पेमेंट तो हो नहीं पा रहा है पूरा, ना फंड है, और जो प्रॉपर्टियाँ जब्त हैं सहारा प्रयासरत है उसको छुड़ाने के लिए। इन लोगों से पूछताछ नहीं होगी। प्रॉपर्टियों की जो बिक्री हुई है सर्किल रेट से काफ़ी नीचे, तो इन बड़े बड़े अपराधी जो इन बिक्रियों में इन्वॉल्व रहे हैं उनके छत्र छाया में ये सारे अपराध हुए हैं, तो बिना पूछताछ हुए जब फंड आएगा ही नहीं तो ये 15,000 करोड़ रुपए कुछ उसमें इंटरेस्ट होंगे, इतने पैसे से कैसे भुगतान होगा? और इसका निष्कर्ष ही यही है कि जब तक आप शांतिपूर्ण आंदोलन को प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक इस अंधी बहरी पूरे सिस्टम को ना दिखाई देगी और ना ही सुनाई देगी। चलिए साथियों, मिलते हैं एक नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।